वेलकम टू स्पेक्ट्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 2, जिसका नाम है आपका सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। ये ऑलमोस्ट सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बीपीएससी 69 का भी एग्जाम दे रहे हैं तो मान के चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बनने वाला है, क्योंकि पिछले ही एग्जाम में बीपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन बनाया था। झारखंड एसएससी की बात करें या यूपीएससी या एसएससी या किसी भी एग्जाम में अगर बैठने वाले हैं तो सिटीजनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर ही क्रिएट करता है। तो आपको करना क्या है ना कि अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो पेन और पेपर को लेकर के बैठिए। इसके करना क्या है कि मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जो भी पॉइंट बताऊंगा ना, उससे आपको अपने नोटबुक में नोट करते चलना है। इसका फायदा क्या होगा ना कि जब भी आप किसी एग्जाम में जाएंगे, अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन होगा तो आप एक बार उसे वॉच कर लेंगे तो आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा और सही सही अटेम्प्ट कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल होगा कि सिटीजनशिप आखिरकार होता क्या है। तो सिटीजनशिप नागरिकों को एक विशेष प्रकार का अधिकार दिया जाता है सिटीजनशिप के जरिए, और वो जो देश में रहने वाले लोग होते हैं ना उनको दिया जाता है। यानी कि सिटीजनशिप जो है ना एक विशेष प्रकार का अधिकार है। क्या है? एक विशेष प्रकार का क्या है? अधिकार है, उसका राइट है। और ये किसको मिलेगा? जिस देश में, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो रहने वाले लोग होंगे ना उनको सिटीजनशिप दिया गया होगा। जो भी भारत के सिटीजन होंगे उनको सिटीजनशिप मिलता है, और वो एक तरीके का विशेष प्रकार का अधिकार होता है। जैसे वो चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सिविल और उनको पॉलिटिकल अधिकार मिले हुए रहते हैं। जैसे वो चुनाव लड़ सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं लोकसभा के लिए, यानी सांसद और एमएलए और एमपी के लिए। ये सारे अधिकार किसमें? सिटीजनशिप में मिलता है। और ये किसे मिलेगा? सिटीजन को मिलेगा। तो किसी भी देश में अगर बेसिकली हम बात करें तो 3 तरीके के लोग रहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका हो जाएगा पर्सन, यानी एक तो पर्सन होता है। दूसरा आपका सिटीजन होता है। कौन होता है? सिटीजन होता है। और तीसरा जो आपका होता है वो आपका माइनॉरिटी होता है, यानी जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक बोलते हैं। इस वर्ड को आप लोग अच्छे से जानते होइएगा। इसे हम लोग बोलते हैं अल्पसंख्यक। क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल होगा कि पर्सन आखिर कौन होगा। तो पर्सन में वो लोग आएंगे ना जो भारत घूमने आए हों, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई मंदिर या ताजमहल या समथिंग कोई टूरिज्म स्पॉट है, वहाँ पे अगर वो देखने आए हैं भारत के किसी बाहर के लोग, यानी एक तरीके से इसे आपका क्या कर सकते हैं, जो भी फॉरेनर आते हैं ना, जो विदेशी आते हैं, वो सब जो है पर्सन के कैटेगरी में आते हैं। देन बात करते हैं सिटीजन के लिए। तो सिटीजन वो होंगे जो भारत के लोग होंगे, यानी जिनके पास भारत का सिटीजनशिप होगा, वो सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं। और सिटीजन का ही एक रूप है माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक। तो ये 2 बेसिस पे होते हैं। एक तो आपका रिलीजन बेसिस पे होगा। किस बेसिस पे होगा? रिलीजन बेसिस पे होगा, जो यानी कि धर्म के आधार पर, या तो हो सकता है कोई ऐसा संख्या हो जो कि धर्म के आधार पर कम हो तो उनको रिलीजन बेसिस पे माइनॉरिटीज का दर्जा मिलेगा। देन दूसरा आपका होता है लैंग्वेज के आधार पर, यानी कि भाषाई के आधार पर। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, संख्या हो गए जो भाषा के हिसाब से अकॉर्डिंग उनकी कम संख्या होगी तो किस में आ जाएंगे? अल्पसंख्यक में, लैंग्वेज बेसिस पे। जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाएंगे यानी कि असम के साइड में, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो माइनॉरिटी कैटेगरी में आ चुके हैं। तो आई होप कि यहाँ तक अभी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें सिटीजनशिप के बारे में तो एक तरीके का ये आइडेंटिटी कार्ड है। क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है। जहाँ का भी लोग होगा ना जिसको सिटीजनशिप मिला होगा, तो वो सिटीजनशिप उसके एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में, यानी कि एक पहचान पत्र के रूप में ये काम करता है। सिटीजनशिप जो आपका हो गया, पहचान करने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर हमारे पास भारत का सिटीजनशिप है यानी नागरिकता है, तो हमारा वो नागरिकता पहचान होगा कि हाँ, हम जो है भारत के परमानेंट मेंबर हैं, हम भारत के नागरिक हैं। कहीं पर भी जाते हैं अगर इसमें आप ले सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड के रूप में कौन कौन सा हो सकता है। तो आपके पास अगर वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड आपका जो है एक तरीके से आइडेंटिफाई करता है कि आप भारत के नागरिक है। उसी तरीके से अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी आपका होता है। ये जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे पासपोर्ट देकर के आपको पहचाना जाता है कि आप इंडिया के सिटीजनशिप है। पहली बार अगर हम बात करें कि पहली बार किसने जो है ये आपका नागरिकता के लिए वर्णन किया, तो पहली बार वर्णन करता है नागरिकता के लिए अरस्तु। किसने किया? अरस्तु ने। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अगर आपसे पूछ सकता है तो आप क्या करेंगे, इसे अपने नोटबुक में लिख लेंगे। यानी कि नागरिकता को सबसे पहली बार वर्णन किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आपका पीपल होता है ना वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। तो उसे आप 3 नहीं 2 भी मान सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये सिटीजन में होंगे, उसी का एक जो माइनॉरिटी जो है उसी के अंतर्गत आते हैं। तो एक हम इसमें ले लेते हैं सिटीजन को। किसको? सिटीजन को, यानी नागरिक को। इसको हम लोग और थोड़ा सा डीप में जाकर पढ़ेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। और दूसरा मैंने आपको बताया था विदेशी, यानी कि जो फॉरेनर यहाँ पे आ रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे ताजमहल देखने आया तो वो सारे लोग क्या कहलाएंगे?
विदेशी कहलाएंगे, फॉरेनर कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिटीजन को देखते हैं। तो अगर हम सिटीजन की बात करें तो सिटीजन यानी नागरिक, मान लीजिए अगर भारत की हम बात कर रहे हैं तो भारत के नागरिक कौन होंगे? तो भारत के नागरिक वो होंगे ना जो पूर्ण सदस्य होंगे। क्या होंगे? जो पूर्ण सदस्य होंगे भारत के, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। जो भारत के पूर्ण सदस्य होंगे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। और भारत में इनका पूर्ण निष्ठा होगा। क्या होगा? भारत में इनका पूर्ण निष्ठा होगा और इनके पास, इनको जो है कुछ स्पेशल राइट दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा? कुछ स्पेशल राइट, यानी कि इनको कुछ अधिकार दिया होगा। जैसे अगर हम बात करें तो जितने भी सिविल अधिकार होंगे, कौन से अधिकार होंगे? जितने भी सिविल अधिकार होंगे वो भारतीय नागरिक को प्राप्त होगा। इसके अलावा जितने भी राजनीतिक अधिकार होंगे, कौन से अधिकार होंगे? राजनीतिक अधिकार होंगे, वो सारे अधिकार किसको प्राप्त होंगे? भारत के नागरिक को प्राप्त होंगे। तो आई होप कि सिटीजन में आपको दिक्कत नहीं होगा। सिटीजन कौन होगा? पूर्ण सदस्य होगा भारत का, और उसका जो है भारत में पूर्ण निष्ठा होगा। साथ ही कुछ उसको स्पेशल राइट यानी कुछ विशेष अधिकार दिया जाएगा। जैसे कि जितने भी सिविल मैटर के जो अधिकार होंगे वो सारे भारत के नागरिक को मिलेंगे। जितने भी राजनीतिक अधिकार होंगे वो भारतीय नागरिक को मिलेंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करें विदेशी को लेकर के यानी फॉरेनर को लेकर के, तो ये अन्य राज्य के नागरिक होंगे। क्या होंगे? अन्य राज्य के नागरिक होंगे। अन्य राज्य के क्या होंगे? ये अन्य किसी दूसरे राज्य के नागरिक होंगे। ये अमेरिका का भी हो सकता है, जापान का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है। और इन्हें सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कितना बार आपसे यही पूछता है, सिविल और राजनीतिक अधिकार। कौन सा अधिकार? सिविल और राजनीतिक अधिकार इनको प्राप्त नहीं होगा। और एग्जाम में आपसे यही पूछता है कई बार, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे मान लीजिए कुछ आर्टिकल या कुछ पॉइंट आपको लिख देगा और उसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है या विदेशियों को प्राप्त है। तो आई होप कि यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। और इस विदेशी में भी, इसमें भी 2 तरीके के कैटेगरी हो जाती है। यानी एक वो होंगे जो विदेशी मित्र होंगे और दूसरा विदेशी शत्रु होंगे। और थोड़ा सा इसको और समझेंगे कि भाई ये विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु को कैसे पहचाना जाएगा। तो विदेशी मित्र के कैटेगरी में वो आएंगे ना जो इनके साथ भारत का संबंध जो है सकारात्मक होगा। क्या होगा? सकारात्मक संबंध होगा। दैट मीन्स उनके साथ भारत का संबंध जो है अच्छा चल रहा होगा। जैसे अगर अभी हम बात करें, रूस को ले सकते हैं, यूएसए को ले सकते हैं, यानी कि जिनके साथ भारत का संबंध अच्छा हो वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे? वहां के नागरिक किस कैटेगरी में आएंगे? तो विदेशी मित्र के कैटेगरी में आएंगे। वही अगर हम बात करें कि भारत के विदेशी शत्रु के कैटेगरी में कौन आएंगे, तो जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। क्या चल रहा हो? अगर भारत मान लीजिए किसी के साथ युद्ध लड़ रहा हो तो वहां के जो भी नागरिक यहाँ आएंगे तो वो विदेशी शत्रु के रूप में आएंगे। और इन दोनों में फर्क क्या है? जैसे विदेशी मित्र आते हैं तो विदेशी शत्रु आते हैं। तो अगर नॉर्मल डेज में आते हैं तो दोनों के साथ तो विदेशी, चाहे वो शत्रु हो या मित्र हो, किसी भी देश का हो, सबके साथ इक्वल बिहेवियर रखा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर युद्ध चल रहा हो और उस देश का कोई नागरिक अगर भारत में आता है तो उसको रडार पर रखा जाता है। दैट मीन्स इनको जो है आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट नहीं करती है। इस चीज का काफी ध्यान रखिएगा। एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि मान लीजिए अगर आपको सिचुएशन दे दे और बोले कि मान लीजिए युद्ध चल रहा हो, किसी देश का एग्जाम्पल दे दे और बोले कि अगर वहां के नागरिक आते हैं तो ऐसा कौन सा आर्टिकल होगा जो उस विदेशी शत्रु को, उस विदेशी देश के शत्रु के नागरिक को प्रोटेक्ट नहीं करेगा? तो आपका आर्टिकल 22 हो जाएगा। और आर्टिकल 22 कहता क्या है कि गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण। यानी अगर मान लीजिए पाकिस्तान का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम, अगर मान लीजिए पाकिस्तान से अगर युद्ध चल रहा हो, अगर पाकिस्तान के नागरिक उस टाइम में अगर भारत आते हैं, कहाँ पे आते हैं? भारत आते हैं, तो किस कैटेगरी में आएंगे? विदेशी शत्रु की कैटेगरी में आएंगे। उन्हें कभी भी अरेस्ट करके उनको नजरबंद किया जा सकता है। डेट मीन्स आर्टिकल 22 जो है उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो ये आप लिख लेंगे कि विदेशी शत्रु को आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट नहीं करेगा, संरक्षण नहीं देगा। यानी गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के विरुद्ध ये इनका जो संरक्षण देता है आर्टिकल 22, ये इन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा। आई होप कि यहाँ तक अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं जो एग्जाम में कई बार ऐसे ही करके पूछता है, जैसे कि आपको 2 कॉलम दे देगा, कॉलम 1 कर देगा और कॉलम 2 कर देगा और बोलेगा कि इसको मिलान कीजिए और वो लिख देगा कि इनमें से कौन सा अधिकार जो है भारतीय नागरिक को प्राप्त है और कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक को विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो उस केस में आपको याद रखना होगा पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से अधिकार जो है वो विशेषाधिकार है जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है और विदेशियों को नहीं। ध्यान रखिएगा, ये सारे अधिकार जो है ना, ये सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त होंगे, भारतीय नागरिक को प्राप्त होंगे, विदेशियों को नहीं। तो वो आपका आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल
16 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 29 हो गया और आर्टिकल 13 हो गया। ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं 5 आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल भारतीय नागरिक को सिर्फ प्राप्त होंगे, विदेशियों को नहीं। इसके अलावा मतदान का अधिकार यानी राइट टू वोट, ये किससे प्राप्त होगा? जो भारतीय नागरिक होंगे ना उसे ही सिर्फ प्राप्त होगा, वो विदेशियों को प्राप्त नहीं होगा। चुनाव लड़ने का अधिकार यानी राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और ये सिर्फ किसके लिए होगा? भारतीय नागरिक के लिए होगा। सार्वजनिक पदों को धारण करने का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आर्टिकल 15 देखते हैं कि आर्टिकल 15 कहता क्या है। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, यानी आप किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर आप नहीं कह सकते हैं कि आप जो है फलाने धर्म का है तो इसके आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके मूल वंश के आधार पर या उसके जाति के आधार पर, यानी वो किस जाति से बिलोंग करता है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड या जाति का स्पेशली नाम लेकर के उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं, या आपके लिंग के आधार पर यानी कि वो फीमेल है, मेल है, ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर है, इस तरीके का कुछ भी करके आप उसके पास भेदभाव नहीं करेंगे। जन्म स्थान करने का अर्थ हुआ, मान लीजिए कोई अगर बिहार से कोई दिल्ली आ रहा हो, कोई दिल्ली से बिहार जा रहा हो, यूपी से कोई पंजाब जा रहा हो, पंजाब से कोई बिहार जा रहा हो, तो उसे आप ये करके नहीं उसके साथ भेदभाव करेंगे कि तुम बिहार से आए हो, तुम पंजाब से आए हो, तुम दिल्ली से आए हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपका अपराध होगा और इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ये दंड दिया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, यानी इक्वालिटी की बात कर रहा है। लोक नियोजन के विषय के जो भी होंगे ना उसमें समता का अधिकार होगा। आर्टिकल 19 को देखते हैं। तो आर्टिकल 19 कहता है वाक्य स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी। तो इसमें भी कई आपका जो है इसमें भी 6 प्रकार का आपको अधिकार दिया गया है। कौन कौन सा अधिकार है आपका? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता आपकी होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आपका वाक्य स्वतंत्रता जो है बेसिकली ये तो आपका फंडामेंटल राइट में आता है। तो वहां जब हम चर्चा करेंगे तो और डिटेल्स चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। वाक्य स्वतंत्रता डेट मीन्स बोलने की आजादी। लेकिन संविधान ने यह भी फिक्स किया कि आप कितना बोलेंगे। बोलने की आजादी कहने का अर्थ ये नहीं हुआ कि आप जिसको जो मन करे वो नहीं बोल सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को कोई ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य नहीं बोलेंगे जिससे उस व्यक्ति की गरिमा को उस व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचेगा। अगर उसके व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचा तो फिर क्या होगा? आपको दंड मिलेगा। यानी आप कितना बोलेंगे इसके लिए संविधान निश्चित करता है। सम्मेलन की आज़ादी यानी कि आप सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। संगम या संघ बनाने की आज़ादी यानी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, इसके लिए संविधान आपको अधिक आज़ादी देता है। अबाध संचरण की आज़ादी यानी आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं, ये आपको संविधान जो है अधिकार देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारा ऐसा जगह जो होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी उस एरिया में आम लोगों का आना जाना मना होता है। जैसे आर्मी के कुछ एरिया होता है, यानी डिफेंस का आप ले सकते हैं, डिफेंस का कुछ ऐसा एरिया होता है या सरकार का कोई ऐसा एरिया था जहां पे आम जनों का आना जाना निषेध होता है। तो ऐसा वहां पे आप नहीं कहेंगे कि हमको तो आबाद संचरण की आजादी है, हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आपको ये जो स्वतंत्रता दिया गया ना, वाक स्वतंत्रता जो आर्टिकल 90 में जो प्रोवाइड किया गया ना, वो आपको लिमिटेड करके दिया गया संविधान। इसके लिए आपका जो है दायरा फिक्स करके रखा है। देन आपका नेक्स्ट है निवास की स्वतंत्रता, यानी आप भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी कोने में जाकर के रह सकते हैं। व्यवसाय की स्वतंत्रता यानी कि आप भारत के किसी भी कोने में जाकर के वहां व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो देखिए आर्टिकल 19 को याद करने का एक सिंपल सा तरीका याद रखिएगा। पहला आपको याद रखना है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। जब बोलने की स्वतंत्रता होगी तो ऑटोमेटिक सम्मेलन होगा, यानी पहले आप बोलेंगे और बोलेंगे किसके? सम्मेलन लगाएंगे तभी तो बोलेंगे ना। अब जब सम्मेलन होगा तो आपको संघ भी बनाना होगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाना होगा। ठीक उसी प्रकार से अब संघ बन गया, सम्मेलन हो गया, आप बोलने लगे यानी बोलने की आज़ादी मिल गई, तो अब क्या करेंगे? संचरण भी तो करना होगा ना। संघ बन गया तो यहाँ वहाँ ब्रांच भी तो खोलना होगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बोलेंगे, सम्मेलन करेंगे, फिर संघ बनाएंगे, फिर यहाँ वहाँ जाएंगे, और यहाँ वहाँ जाएंगे तो थोड़े दिन के लिए यहाँ रह भी तो सकते हैं। दैट मीन्स निवास की स्वतंत्रता। और जब आना जाना होने लगेगा तो कुछ तो अर्न करना होगा ना, तो फिर व्यवसाय करना होगा। इसे आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 29 व 30। आर्टिकल 29 और 30 कहता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी आपको अधिकार दिया गया कि आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे या उसका प्रचार प्रसार करेंगे। शिक्षा को लेकर भी वैसा ही आपको अधिकार दिया गया है। देखिए ये सारे चीज जो है ना वो फंडामेंटल राइट के सब्जेक्ट में आते हैं। ये जो आपका आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में है। सिर्फ मैंने सिटीजनशिप को समझाने के लिए, और वो आपसे अगर एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त है, तो उसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। जब मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको और इसको डिटेल्स पढ़ाऊंगा कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में कौन कौन से आते हैं। इसके अलावा जब मैंने कहा था कि चुनाव का मतदान करने का अधिकार, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के लिए किसे चुना जाता है? संसद को चुना जाता है।
किसको चुना जाता है? संसद को चुना जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी को चुना जाता है। और राज्य विधानसभा के लिए आप किसे चुनते हैं? यानी कि आप विधायक को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? विधायक को चुनते हैं। तो देखिए ये आपको अधिकार होगा कि आप मतदान कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए? लोकसभा के लिए और राज्य विधानसभा के लिए। और यह अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त होगा, विदेशियों को नहीं। इसके अलावा संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, यानी आप एमपी, एमएलए, राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर आप भारत के नागरिक हैं तो, अगर आपके पास भारतीय सिटीजनशिप है तो। सार्वजनिक पदों जैसे कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का जज एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के जो जज होंगे, और राज्यों के राज्यपाल यानी जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एवं महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल, ये सारे पोस्ट जो है ना वो योग्यता रखने का अधिकार होगा। यानी इस पोस्ट पर आप जो है चुनाव लड़ करके जैसे राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी जो भारत के नागरिक होंगे, ध्यान रखिएगा ये सारे अधिकार जो मैं बता रहा हूं ना वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए। किसके लिए? भारतीय नागरिक के लिए। भारतीय, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। यानी ये सारे अधिकार जो होंगे वो भारतीय नागरिक के लिए होंगे। यानी जो भारतीय नागरिक होंगे वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं, अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं। तो ये सारे पोस्ट जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त होगा, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होगा। किसे प्राप्त नहीं होगा? ये विदेशी को प्राप्त नहीं होगा। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि आप प्रेसिडेंट बनने का भी योग्यता रखते हैं और वाइस प्रेसिडेंट बनने का भी योग्यता रखते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में एक जो है आपका थोड़ा सा एरर आ जाता है। अगर भारत में आपको राष्ट्रपति बनना है, क्या बनना है? अगर भारत में आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको भारत में या तो जन्म के आधार पर आपका जो नागरिकता होना चाहिए, आपका जो सिटीजनशिप यानी कि आपका जो नागरिकता होना चाहिए ना वो दो तरीके से होना चाहिए। ये या तो आपका जन्म के आधार पर होना चाहिए, और दूसरा प्राकृतिक रूप से अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी आप जाकर के राष्ट्रपति बन सकते हैं। जन्म के आधार पर आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक है और आपका जन्म हुआ, उस केस में आप भारत के नागरिक बने, यानी कि आपके माता पिता के नागरिकता के आधार पर आपको जो आपका भारत का नागरिकता मिला, तो उस केस में आप जन्म के आधार पर हो जाएंगे। अगर ऐसा केस है तो आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। और दूसरा प्राकृतिक के रूप में। प्राकृतिक का पैसे समझिए, जैसे मैक्सिमम जो भारत के नागरिक है ना ये प्राकृतिक कैटेगरी में ही आते हैं, प्राकृतिक रूप से ही भारत के नागरिक है। जैसे हमारे जो है पापा दादा, उनके भी दादा, उनके भी पिता, यानी कि पूरा खानदान जो है क्या है भारत के नागरिक शुरू से ही रहा, तो वो सारे लोग किसमें आते हैं? प्राकृतिक रूप से आते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आज कुछ लंबे समय से अमेरिका का, मान लीजिए कोई जो है यूएसए का कोई पर्सन है, ठीक है, और मान लीजिए आज से 2 साल या 5 साल या 7 साल पहले जो है भारत का नागरिकता लिया, ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति नहीं बनेगा। जैसे पर एग्जाम्पल अगर समझना चाहो तो आप ये से समझ सकते हो, सोनिया गांधी का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। किसका एग्जाम्पल ले सकते हो? सोनिया गांधी का एग्जाम्पल ले सकते हो। सोनिया गांधी कभी चाह करके भी भारत की राष्ट्रपति नहीं बन सकती हैं, क्योंकि उनका जो नागरिकता है ना वो ना ही तो जन्म के आधार पर है, क्योंकि सोनिया गांधी के माता या पिता में से कोई भी जो है वो भारत का नागरिक नहीं रहा, तो वो जन्म के आधार पर नहीं है। और जब उनके माता पिता में से कोई है, क्या उनके दादा या परदादा कोई भी ऐसा नहीं है जो भारत का नागरिक रहा हो, तो उस केस में ये भारत के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। यानी इन्होंने बाद में भारत की क्या किया है? नागरिकता को प्राप्त किया है। क्या किया? भारत की नागरिकता को प्राप्त किया है, तो वो भारत की राष्ट्रपति नहीं बन सकती है। वही अगर हम बात करें अमेरिका को लेकर के, तो अमेरिका में सिर्फ जन्म के आधार पर, यानी कि आपके माता पिता में से कोई एक अगर अमेरिका का नागरिक है और वहां पे आपको फिर जन्म होगा, तो उस जन्म के आधार पर आपको वहां का नागरिक मिल गया, तो आप राष्ट्रपति जो है वहां पे बन सकते हैं। उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का निर्वहन भी करना पड़ता है, जैसे कर भुगतान। देखिए ये सारे अधिकार जो मैंने आपको बताया, लगभग 5 या 6 आर्टिकल का अधिकार बताया, वोटिंग का अधिकार मैंने कहा, इसके अलावा आपको चुनाव लड़ने का अधिकार मैंने कहा, और सार्वजनिक पदों की योग्यता रखने का अधिकार मैंने बताया। ये सारे अधिकार तो आपको संविधान देता है, अगर भारत के नागरिक है तो ये सारे अधिकार आपको जो है मिला हुआ है। लेकिन इस अधिकार के साथ साथ आपको कुछ कर्तव्य का भी निर्वहन करना पड़ता है, ये संविधान आपको डायरेक्ट करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा कर भुगतान, यानी
यानी कि आपको टैक्स पे करना होगा टाइम पे टाइम। अगर आप टैक्स टाइम पे टाइम नहीं पे करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आप सम्मान करेंगे, यानी जो हमारा देश का जो तिरंगा है उसका सम्मान करेंगे, राष्ट्रगान जो है उसका सम्मान करेंगे। इसके अलावा देश की रक्षा करेंगे, एकता एवं बंधुत्व बनाए रखेंगे। ऐसी कई ऐसे कर्तव्य है जो भारतीय संविधान आपको सुनिश्चित करता है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप भारत के नागरिक है तो इन कर्तव्यों का आप क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। देखिए कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहां पे जाएंगे, कमेंट करके बता देंगे। और साथ ही जो मैंने कहा था कि आप पेन पेपर लेकर के बैठिए और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो नोट करते चलेंगे। देन अब देखते हैं नागरिकता के संवैधानिक उपबंध के बारे में। तो देखिए नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान में भाग 2 में चर्चा किया गया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 511 में नागरिकता की चर्चा की गई है। तो आप एक लाइन अपनी नोटबुक लिखेंगे कि भारतीय संविधान में नागरिकता की चर्चा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। याद रहेगा कि किसमें, संविधान के किस भाग में, भाग 2 में, और किस कहाँ से कहाँ अनुच्छेद जो है इसका, यानी 5 से 11 अनुच्छेद तक। मूल संविधान में नागरिकता के बारे में अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं किया गया। यानी जो हमारा मूल संविधान है, जो संविधान हमारा 1950 में बना, ठीक है, उस संविधान में नागरिकता को लेकर कोई स्थायी और विस्तृत चर्चा नहीं किया गया, कोई उपबंध नहीं दिया गया है। डेट मीन्स यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने। कब नागरिक बने? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। या आई होप कि ये सब तो आपको पता ही होगा कि हमारा संविधान कब लागू हुआ। तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उस समय जो भारत के नागरिक बने ना, ये मूल संविधान सिर्फ उन्हीं की पहचान करता है। इसमें न तो नागरिकता के अधिग्रहण और न ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। यानी कि एक व्यक्ति को कैसे नागरिकता ले सकता है, यानी एक मान लीजिए अगर कोई भारत से बाहर का व्यक्ति है, मान लीजिए कोई अगर अमेरिका का व्यक्ति है या कोई ब्रिटेन का व्यक्ति है या कोई जापान का व्यक्ति है, तो मूल संविधान में इस बात को लेकर के चर्चा नहीं किया गया कि वो कैसे भारत का नागरिकता अधिग्रहण करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नागरिकता हो जाए या उसकी नागरिकता कैसे छीन ली जाएगी या अपनी नागरिकता का कैसे परित्याग करेगा, इस ऐसे किसी भी चीज की चर्चा जो है मूल संविधान में नहीं किया गया है। यह संसद को अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित सभी मामलों के लिए व्यवस्था करेगा और कानून बनाएगा। तो ये जो है ना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछता है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया, ऑप्शन दे देगा। तो नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। तो इसे आप नोटबुक में नोट करते चलेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो नागरिकता से रिलेटेड जो भी मैटर होगा ना, उस पर कानून बनाने की बात आएगी तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। और सभी संबंधित मामले, यानी कि नागरिकता का अर्जन कैसे किया जाएगा, यानी कि कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिकता लेना चाहे तो भारत का नागरिकता कैसे ले सकता है, उसकी चर्चा जो है उसके लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। या नागरिकता की हानि की अगर हम बात करें, यानी मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी नागरिकता को त्याग करना चाह रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा, इसके लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। या अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता को अगर छीन लेना हो, यानी मान लीजिए कुछ उसने ऐसा काम कर दिया जो भारत के विरुद्ध हो, तो उस केस में उस व्यक्ति की नागरिकता कैसे ली जाएगी, इन सारे चीजों के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी अधिकार का यूज करते हुए संसद ने एक जो है अधिनियम बनाया और उस अधिनियम का नाम है नागरिकता अधिनियम 1955। और यही जो है आपका ना नागरिकता से रिलेटेड मेन जो है आपका अधिनियम है। और इसी में बार बार संशोधन करके, जैसे कि 1957 में संशोधन किया गया, 1960 में संशोधन किया गया, 1985 में संशोधन किया गया, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में। इन सारे टाइम में इसी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 जो है ना, इसी में संशोधन करके नागरिकता से रिलेटेड जो भी कानून होता है ना, अब वो बनाया जाता है। यानी कि मेन जो आपका कौन सा है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 है। और नागरिकता पे कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो आपको संसद को दिया गया है। और मूल संविधान में ना ही तो नागरिकता के अर्जन यानी अधिग्रहण की चर्चा की गई है और ना ही उसके हानि की चर्चा की गई है, यानी कि नागरिकता कैसे गंवाया जाएगा। मूल संविधान किसकी चर्चा करता है? मूल संविधान सिर्फ उन्हीं लोगों की पहचान करता है ना, जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने थे। और नागरिकता की चर्चा किस भाग में की गई है? तो भाग 2 में की गई है और अनुच्छेद आपका 5 से 11 है। तो आई होप कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
देखिए, अगर नागरिकता को अगर एक ही वीडियो में खत्म करना चाहूँ ना तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, 1 घंटा से अब चला जाएगा। तो आज क्या करते हैं ना कि इसी पे इसको एंड कर देते हैं। देखिए, ये सारी चीजें बेसिक थी नागरिकता के बारे में। अब यहाँ से मैंने 2 चीज आपको बताया कि ये आपको क्वेश्चन पूछता है कि कानून बनाने का अधिकार नागरिकता पे किससे है, तो संसद को है। 1-2 और पॉइंट मैंने बताया था कि ये एग्जाम में आने की संभावना है, उसे आप नोट कर लेंगे। और वीडियो का आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि 5 से 11 जो मैंने बात कहा ना कि नागरिकता से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है वो 5 से 11 है, तो ये 5 से 11 तक हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि CAA क्या है, इसके लेकर के बड़ा बवाल मचा था। और NRC जो आप नाम सुनते होइएगा, तो ये NRC क्या है, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे। साथ ही अब हम, जैसे मैं अभी आपको बताया कि संसद जो है कानून बनाता है कि नागरिकता का अर्जन कैसे किया जाएगा, उसका हानि कैसे किया जाएगा, तो ये अर्जन और हानि, कौन कौन सा अर्जन और हानि कैसे होगा, इन चार पॉइंट की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और साथ ही कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप कि आज जो मैंने बताया उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।